बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर चैप्टर नंबर 9। आज हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ग़िज़ाइयत और बच्चे की नशोनुमा, इन दोनों का आपस में क्या किरदार है और ज़िंदगी के डिफरेंट स्टेजेस में जो ग़िज़ाइयत की तब्दीलियाँ हैं वो हमें किस तरीके से असरअंदाज़ करती हैं, और ग़िज़ाइयत को आम तौर पे हम निगलेक्ट करते हैं और समझते हैं कि शायद इसका हमारी डिज़ीज़ पैटर्न से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं है, लेकिन बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ डाइट की वजह से जन्म लेती हैं, डाइट का प्रॉपर ना होने की वजह से जन्म लेती हैं। दुनिया में 3 बिलियन के करीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हेल्दी डाइट, जिसमें से 150 मिलियन लोग स्टंट हैं, 45 मिलियन वेस्टेड हैं, 39 मिलियन ओवरवेट हैं 5 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं, और 45% ऑफ चिल्ड्रन डेथ्स लिंक टू पुअर न्यूट्रिशन, कि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो अप टू द मार्क नहीं है। मतलब पुअर न्यूट्रिशन को आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे, कैसे कह सकते हैं कि यार इसकी जो खुराक लेना है, ग़िज़ाइयत है, वो प्रॉपर नहीं है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मेरे सामने 2 बंदे बैठे हैं, एक बंदे ने कम खाना खाया है लेकिन उसने बैलेंस्ड डाइट, मुतवाज़न ग़िज़ा खाई है। एक बंदे ने पेट भर के खाना खाया है लेकिन वो मुतवाज़न नहीं थी। जिसने पेट भर के भी खाना खा लिया, चाहे उसने दिन में 4 दफ़ा खाया है, तो वो उसकी अगर मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है तो उसको बहुत सारी चीज़ों की वो कमी का शिकार होगा और वो ओबेसिटी की तरफ चला जाएगा। अब उसको 2 चीज़ें हो गई, एक मोटापे की तरफ चला गया, उसकी अपनी कुछ डिजीज़ लिंक्ड हो जाएंगी, एक उसने बहुत सारी चीज़ों को मिस कर दिया क्योंकि उसकी डाइट बैलेंस नहीं थी। अब बैलेंस डाइट क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को भी हम इधर ही क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आगे हमें वो समझने में आसानी होगी। देखें, जो बैलेंस डाइट होती है या न्यूट्रिशन होती है, ग़िज़ाइयत है, उसके 4 पोर्शंस, मेजर पोर्शंस हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स प्लस मिनरल्स, और वाटर भी एक कंपोनेंट है। अगर ये आपकी जो प्लेट है, आपकी जो ग़िज़ा है, अगर वो इन सब चीज़ों पे मुश्तमिल नहीं होगी, रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं होगी, तो आप इसमें से किसी न किसी चीज़ की कमी का शिकार हो जाएंगे, और आप इनमें से किसी भी चीज़ की कमी का शिकार होंगे तो आपको बीमारी ज़रूर होगी। लेट्स से कि हम समझते हैं कि हमने एक पौधा ख़रीदा, एक गमले में लगाया, उसकी ज़िंदा रहने के लिए पानी भी ज़रूरी है। हम रोज़ उसको पानी देते हैं लेकिन हम उसको धूप नहीं लगवाते, तो क्या आपको लगता है कि वो पौधा प्रॉपर तरीके से बड़ा हो सकता है? आप रोज़ उसको धूप लगवाते हैं, पानी नहीं देते, तो क्या आपको लगता है कि पौधा बड़ा हो सकता है? तो जो बैलेंस रखना है हमने, अगर हम अपनी ग़िज़ाइयत में नहीं रखेंगे तो ज़िंदगी की वो स्टेजेस जब हमारे बच्चों की डेवलपमेंट हो रही होती है ऑब्वियसली मुतासिर हो जाएगी। डिफरेंट चीज़ों की कमी, डिफरेंट आपकी जो आप समझें कि उनकी सिम्टम्स देती है, तो हम उसको डिफरेंट कैटेगराइज करते हैं कि किस चीज़ को स्टंटिंग कहेंगे, किसको वेस्टिंग कहेंगे, किसको ओबेसिटी कहेंगे, किसको वेट के साथ देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड करना है कि न्यूट्रिशन क्या है और बैलेंस्ड न्यूट्रिशन क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं। तो आई होप कि हम इससे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। और लव्स न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रेंट से निकला है, तो ये बेसिकली 6 न्यूट्रेंट्स हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। बैलेंस डाइट, फूड सेफ्टी एंड फूड प्रिपरेशन। बैलेंस डाइट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 4 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स, ये 4 चीज़ें जो हैं ये मिलेंगी तो आपकी जो प्लेट है वो बैलेंस्ड होगी। अब ये 4 चीज़ें, प्रोटीन कहाँ से मिलती है? प्रोटीन मैक्सिमम जो होती है वो चिकन हो गया, आपका जो सोर्स ऑफ गोश्त है वो प्रोटीन है। दालें आपकी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्ब्स और प्रोटीन है। इसी तरह फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं ये मिनरल्स, विटामिन्स और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैं। इसी तरह आपके जो ग्रेन्स होते हैं, मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। देखें, ये बेसिकली उन्होंने ये पिक्चर देखें, वो कहते हैं कि दिस इज़ बैलेंस्ड डाइट, कि 1 पाम ऑफ प्रोटीन, 1 फिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स, 1 कप फुल ऑफ कार्ब्स, जिसमें आप राइस ले सकते हैं, एंड 1 थम फुल ऑफ आप इसमें कोई नट्स ले सकते हैं,
गुड फैट्स होती हैं, ठीक है। अब ये आपकी ना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। आप ये 4 चीज़ें खाएंगे ना, मतलब आप कोई चीज़ ऐसी ले लें, ठीक है, मैं लेट्स से कि मेरी एक बहन कहती है कि जी मैं गांव में रहती हूँ, मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। हम इसके ऊपर एक सेपरेट भी अर्बन और रूरल की एक वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, जिसमें हम ये ज़रूर करें कि हमारी रूरल एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन रहती है वहाँ पे कितने अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स अवेलेबल होते हैं, कितनी एक प्रोटीन आपको डेली रिक्वायरमेंट होती है। यूजुअली आपकी ना 1 ग्राम पर केजी जो होती है ना, वो डेली की रिक्वायरमेंट होती है, और हम इसको ईज़िली देख लेंगे कि कितनी एक प्रोटीन डेली बनती है वेट के हिसाब से। तो मकसद कहने का ये है कि आप जब बैलेंस डाइट का लोगों को हम बताएंगे तो ये फोकस करेंगे कि आपने ये नहीं कि जी जिस तरह गाँव में कॉन्सेप्ट होता है या शहरों में बल्कि ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि जी हमारा बच्चा गोश्त खाएगा तो वो बड़ा होगा, अदरवाइज़ उसकी ग्रोथ नहीं होगी। वो वेजिटेबल फ्रूट्स और इन चीज़ों को मिस करेगा तो ओबियसली उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है उसके अंदर वो विटामिन्स, मिनरल्स और वो बाकी सारी चीज़ें जिनका बड़ा कलीदी किरदार था, तो वो उनसे डिप्राइव्ड अगर आप उसको रखेंगे तो उसकी ग्रोथ उस लेवल पे नहीं हो सकेगी। इसी तरह अगर आप देखें कि वो बच्चे जिनको शायद बहुत ज़्यादा बनी बनाई चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिस तरह आजकल ये पिज़्ज़ा, शवारमा और बर्गर्स और ये सारी जो जंक फूड में आती हैं, अगर वो ज़्यादा खाते हैं, मैं हरगिज़ इसके ख़िलाफ़ नहीं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि शायद वो नहीं चले, वंस इन अ ब्लू मून आप उसको ले सकते हैं, बट नॉट एज एन हैबिट कि अगर वो डेली वही बच्चा सिर्फ वही खाया जा रहा है तो वो क्या होगा कि ओबियसली वो फैट्स एकमुलेट होंगी, वो ओबेसिटी की तरफ जाएगा, और अर्ली जो ओबेसिटी है वो अर्ली डायबिटीज़, आपको यंग एज में बेचारे शुगर के मरीज़ मिलेंगे, आपको यंग एज में बेचारे कार्डियक पेशेंट्स मिलेंगे। अच्छा जी, फूड सेफ्टी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि आपने खाने को बनाने से पहले या खाने को खाने से पहले आपने अपने हाथ लाजमी साफ़ करने हैं। अच्छा, 2 चीज़ें आपने सेपरेट रखनी है, जो खाना पक चुका है और जो अभी आपका रॉ फूड है। सेफ़ टेम्परेचर के ऊपर कुकिंग करनी चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, अगर आप टेम्परेचर बहुत हाई और बहुत ज़्यादा देर तक कुक करेंगे तो जो मिनरल्स या एक उसके अंदर आपकी समझे ग़िज़ाइयत होती है वो भी समहाउ डिस्ट्रॉय होती है, और अगर आप उसको अंडर कुक करेंगे तो ओबियसली बीमारियां और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो पास ऑन हो सकती हैं। स्टोरेज को प्रॉपर करें टेम्परेचर के ऊपर, और चीज़ों को असेंबल्ड रखें फ्रिज में कि वेजिटेबल्स एक साइड पे हैं, फ्रूट्स एक साइड पे हैं, जो अनकुक्ड फूड्स हैं, लेट्स से कि गोश्त है तो उसको प्रॉपर ढक के एक साइड पे करें। और सेफ़ वाटर ये होता है कि जी जो हम अक्सर चीज़ें घर में कुक करते हैं तो उसके अंदर जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो या तो उबला हुआ होना चाहिए या आपका फ़िल्टर्ड वाटर होना चाहिए। अगेन वही है कि जी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि आपने कम से कम 20 सेकंड तक हैंड वॉश करने हैं, जो एक प्रॉपर हैंड वॉशिंग टेक्निक है WHO की रिकमेंडेड। और जब आप बीमार होते हैं, कोई भी आपको इन्फेक्शन है, तो आप कोशिश करें कि मत खाना बनाएं। थॉ फूड सेफ्टी है कि जी जब आप ग़िज़ा को पिघला रहे होते हैं तो उसमें क्या सेफ्टी लेने चाहिए। इसी तरह आपका मल्टीपल टाइम आपने रीहीट नहीं करना, जिस तरह ओवन में बार बार हम रीहीट कर रहे होते हैं, तो ये भी रिकमेंडेड नहीं है। और जो खाना बच जाता है तो उसको भी प्रॉपरली हमें ढक के किसी मुनासिब जगह पे हमें रखना चाहिए। अब जो नए बच्चे होते हैं और जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत पे हमने क्या रोल होता है। जो बच्चा पैदा होता है ना, न्यूबॉर्न, उसकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 से 120 किलो कैलोरीज़ होती हैं। और जो ऐसा बच्चा जो वक्त से पहले पैदा हो गया, लेट्स से कि 33 हफ़्तों पे या 34 हफ़्तों पे, उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, 150 किलो कैलोरी पर डे। अब क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ माँ के दूध पे रखना होता है, जो माँ का दूध है वो हाफ़ कप जो होगा ना, उसके अंदर आलमोस्ट 100 to 120 किलो कैलोरीज़ होती हैं हाफ़ कप के अंदर। जो चाय वाला हमारा घर का कप होता है, हाफ़ कप देख लें। इसी तरह उस हाफ़ कप को थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो उसमें 150 किलो कैलोरीज़ एक हमें रफली आइडिया हो जाता है कि माँ अपना दूध पिला रही है, तो उसको एक इतना रफली आइडिया होना चाहिए कि डेली इतनी एक क्वांटिटी को अगर हम मीट कर रहे हैं मिनिमम, तो हम उसकी कैलोरी तक जा रहे हैं। अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि बच्चे को 1 घंटे के अंदर अंदर माँ अपना दूध शुरू करवा दे, क्योंकि जो माँ का दूध है, फर्स्ट जो मिल्क होता है, उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं। और जो ये
कोलोस्ट्रम होता है, यही बच्चे की एंटीबायोटिक भी है, एंटीवायरल भी है, एंटी पैरासाइट भी है, उसकी गट हेल्थ भी ठीक करेगी, उसकी इम्यूनिटी को भी बेहतर करेगी, उसकी बढ़ोतरी और उसकी नशोनुमा में बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करेगी। और जो माँ का दूध होता है उसको बच्चे की फ़र्स्ट वैक्सीन भी कहते हैं। ज़ाहिर है माँ सिर्फ़ और सिर्फ 6 महीने तक बच्चे को अपना दूध पिलाए, जो कि उसको मोशन, डायरिया, निमोनिया और इस तरह की सारी चीज़ों से बचाते हैं। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ये होती है कि 6 महीने तक माँ अपना दूध पिलाएगी, कब फिर ग़िज़ाइयत दूसरी इस्तेमाल करनी है। 6 महीने से 12 महीने तक आपने हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ, जो कि आप लेट से एक सेब है या अमरूद है या बॉइल्ड पोटैटो है, आप उसको मैश कर देंगे, बिल्कुल कूट के पीस के बच्चे के सामने रख दें तो बच्चा बेशक खाए या आप उसको खिलाएं। 12 से 18 महीने तक जो है, जो चीज़ आप पहले कूट के पेस्ट करके उसको दे रहे थे, आप काट के दे सकते हैं, आप वो चबाएगा, ठीक है। और 2 साल के बाद आप घर के अंदर जो भी पका रहे हैं अपने लिए, उन तरीक़ों पे जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाथ धोएंगे, प्रॉपर तरीके से कुक करेंगे, वो सारी चीज़ें जो आप ख़ुद अपने लिए बना रहे हैं वो बच्चा भी खा सकता है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ग़िज़ाइयत की क्या होती हैं? ऑब्वियसली ऐसी बच्चियां जो बढ़ रही होती हैं, ख़वातीन बच्चियां, हमारी बहनें, रैपिड ग्रोथ हो रही होती है, उनको एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज़ की। पुअर न्यूट्रिशन कैन कॉज अंडरवेट, स्टंटिंग एंड कॉम्प्लिकेशन इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टिंग इसमें है कि इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंट न्यूट्रिशन, जो हमारी बच्चियाँ एडोलेसेंट कहते हैं, जो 10 से 19 साल तक की एज में हो, कि उनकी एक तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ऑब्वियसली उनकी रैपिड ग्रोथ हो रही होती है और 200 कैलोरीज़ अपने वेट और हाइट के हिसाब से उनकी ज़्यादा होनी चाहिए। हम ये फर्दर डिस्कस भी करेंगे कि कैलोरी कैसे हमने कैलकुलेट करनी है, कि इसको कितनी कैलोरीज़ चाहिए, ठीक है। और जो आपकी मील्स हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोटीन, कार्ब्स, फ़ैट, इन चीज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए, मिनरल्स, वाटर। अब ये किस में क्या होता है, ये एज ए CHI हमें पता है कि जी दालें, उसके अंदर कार्ब्स भी है, प्रोटीन भी है। जो गोश्त है ख़ास तौर पे चिकन का, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है। फ़ैट जो है हमारे दूध के अंदर भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी है, तो हमें वहाँ से अच्छा मिल जाता है। होल ग्रेन्स रखने चाहिए, वेजिटेबल्स रखने चाहिए, सब्ज़ियाँ रखनी चाहिए। तो हमारी जो प्लेट है ना खाने की, वो प्रॉपरली, वो उसमें कॉन्सेप्ट ये देना चाहता है कि उसका एक कलर नहीं होना चाहिए। जितनी हमारी फूड कलरफुल होगी उतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत जो है ना वो हम ले रहे होते हैं। ओबियसली प्रेगनेंसी के अंदर जो होती हैं वो हमारी कैलोरीज़ आम ज़िंदगी के मुनासिब बढ़ जाती हैं। और जो प्रेगनेंसी है इसके अंदर को रफली 2500 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस माइनस 200 हमारे हाइट और वेट के ऊपर मुनहसर करता है एज पे। तो ये देखें, जो 2500 कैलोरीज़ है ना, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा कुछ लोग डाइट ले रहे होते हैं। होता ये है कि वो उनके माइंड में ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा डाइट जो लेंगे तो वो शायद बच्चा जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी चला जाएगा। वो ठीक है, 9 मंथ्स का प्रोसेस है। आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी हमारी बहनें ना बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का शिकार हो जाती हैं, मोटापे का शिकार हो जाती हैं, तो वो बेसिकली NCD की तरफ भी चली जाती हैं। कुछ को जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं, कुछ को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो जाती हैं, कुछ को डायबिटीज़ डेवलप हो जाती है, हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है, कार्डियक इश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं। तो समहाउ वो जो वेट गेन है, आप अगर उस कैलोरीज़ को मुनासिब रखेंगे, आप अगर अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखेंगे, तो ये चांसेस समहाउ ज़रूर कम हो जाते हैं। और फिर बच्चा जो पैदा होता है, लो बर्थ वेट बच्चा पैदा होने के चांसेस कम हो जाते हैं, प्रीटर्म के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर बेसिकली वो कहते हैं कि जो आपने डेली प्रोडक्ट्स ट्वाइस डेली लेनी है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी है, गोश्त को कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा लाजमी लें, स्नैक्स ले लें अपने मील्स के दरमियान, और जो टबैको सिगरेट है उसको बिल्कुल ख़त्म करना है। और कैफ़ीन जो है, चाहे कॉफ़ी और प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट जो अगर ले रहे हैं तो उनको भी तर्क कर देना चाहिए। ये वेट गेन है, BMI, इसको हम डिटेल में BMI के वक्त डिस्कस कर लेंगे। ये है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लैक्टेशन, के जब माँ बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो इसमें भी प्लस 500 किलो कैलोरी पर डे आपको लेना होता है। लेट्स से कि खातून, उसकी जो कि डेली की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो 2000 है। इफ़ शी इज़ हैविंग अ बेबी जो कि ब्रेस्ट फेड है, तो वो 500 किलो कैलोरीज उसकी इंक्रीज़ हो जाएंगी। मेल न्यूट्रिशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली न्यूट्रिशन समहाउ हमारी एक चॉइस होती है, ठीक है जी, जायके की बुनियाद पे। लेकिन जब आप बेहतर न्यूट्रिशन की तरफ जाते हैं, लोगों को कायल करते हैं,
तो ऑब्वियसली वो इट टेक्स कपल ऑफ डेज वीक्स के लोग अच्छी डाइट की तरफ चले जाते हैं। बट मेल न्यूट्रिशन जो है हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। मेरी तमाम कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर से, पेरेंट्स से और जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त होगी कि लाजमी इस चीज़ पे फोकस करें। कुछ बच्चे जिनको चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं वो भी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। जिनको चीज़ें अवेलेबल हैं और उनकी डाइटरी हैबिट्स इतनी ख़राब हैं वो भी उस वजह से मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं कि जी बच्चा पिज़्ज़ा खा रहा है, चलें पिज़्ज़े को ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो आपको उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स मिल रही हैं, आपको प्रोटीन तो नहीं मिल रही कि आपका मेजर पोर्शन प्रोटीन होना चाहिए था, आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे उसमें से। तो ये सारी चीज़ें जब लॉन्ग टर्म पे होना शुरू हो जाती है ना तो आपकी बॉडी के अंदर मिनरल्स और विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, वेस्टिंग, स्टंटिंग, अंडरवेट और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज, ये 4 चीज़ें होती हैं। वेस्टिंग किसको कहते हैं? वेस्टिंग कहते हैं जो इट ऑफन इंडिकेट रीसेंट एंड सीवियर वेट लॉस, के कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर बच्चे का या जिसका भी वज़न है वो काफ़ी सारा वज़न कम हो जाता है। और आप इसको डिफ़ाइन ऐसे करेंगे कि जी अच्छा, ये सैम और मैम, सैम कहते हैं सीवियरली एक्यूट मेल न्यूट्रिशन और मैम कहते हैं मॉडरेट एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। कैसे हम चेक करेंगे कि सैम है या मैम है? एक टेप होती है जिसको हम कहते हैं MUAC टेप, MUAC, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। मिड अपर आर्म क्या होता है कि जो बच्चा है इसका जो लेफ़्ट बाजू है ना, अगर आप अपने बाजू के ऊपर भी हाथ रखें कंधे पे, तो कंधे को अगर आप दरमियान में देखें ना तो ये बाहर की तरफ ना एक उभार सा होता है। इसको आप एक पॉइंट समझें, फिर आपकी कोहनी दूसरी पॉइंट है। फुट्टे से अगर इसको नाप लेना, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को देख लें कि दरमियान कहाँ बनता है। उस दरमियान के ऊपर जब आप बच्चे के इस तरह करेंगे और दरमियान के ऊपर वो पट्टी रखेंगे ना तो उस पट्टी के ऊपर डिफरेंट रीडिंग्स होती हैं। उस रीडिंग से खुद ब खुद पता चल जाता है कि लाल में आया है, पीले में आया है या ग्रीन में आया है। लाल में आया है तो सैम है, ठीक है, ग्रीन येलो में आया है तो मैम है, मतलब सीवियरली एक्यूट मेल नरिश्ड है, मॉडरेट है या नॉर्मल है। ये हम आगे देख लेते हैं। अच्छा ये देखिए, ये नॉर्मल बच्चा है। जो वेस्टेड बच्चा है ना, वेस्ट वाला बच्चा ये होता है कि उसकी हाइट ठीक होती है, उसका वेट ठीक नहीं होता, वेट लॉस होता है। जो स्टंटिंग है ना, उसकी हाइट भी ठीक नहीं होती, उसका वेट भी ठीक नहीं होता। मतलब आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे होंगे जो चलते फिरते हाइट तो ठीक होती है उम्र के हिसाब से, लेकिन बहुत कमज़ोर होंगे। कुछ बच्चे आपने ऐसे देखे होंगे जिनकी उम्र के हिसाब से, उनकी उम्र पूछें तो वो लगता है कि जी 5-7 साल का आपको बच्चा लगेगा, यार ये तो 3-4 साल का है। ठीक है, इसको हम मज़ीद देख लेते हैं। अब फिर आ जाती है ओबेसिटी। ये तो सबसे बड़ी बीमारी है ना जी। आप ये देखें कि पूरी दुनिया का अगर आप डाटा कलेक्ट करना शुरू करें ना तो शायद इतना प्रेवलेंस के पाकिस्तान के अंदर जितना शुगर का है कहीं नहीं मिलेगा आपको। हम बच्चों के ऊपर फजूल इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, कि फ़जूल इन्वेस्ट मैं ये कह रहा हूँ कि उनको फ़जूल चीज़ें इतनी खिला रहे होते हैं कि बच्चे ओबेसिटी की तरफ जा रहे होते हैं। और ऐसा सम पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो बहुत माशाल्लाह मोटा ताज़ा है। तो बेसिकली आपने सेहतमंद और ओबेसिटी के अंदर जो है ना वो प्लीज़ डिफ्रेंशिएट करवाना है लोगों को कि ये मोटापा जो है ये बीमारी है। ये आप बैलेंस डाइट की तरफ ले आएँ, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ले आएँ, फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर आ जाएं, तो ताकि ये चीज़ें जो है ना वो कोप की जा सकें। फिर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हैं जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, डी, आयोडीन। आयरन खून के लिए है, कैल्शियम हड्डियों के लिए है, विटामिन ए आपकी जो आइज़ हैं इसके लिए, डी जो है ये भी बोन्स के लिए, और आयोडीन जो है ये थायराइड फंक्शन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ मॉनिटरिंग, ये भी ग्रोथ मॉनिटरिंग कैसे करनी है, कि कैसे पता चलेगा कि जी ये ठीक है या नहीं है। ज़ाहिर है 2-3 चीज़ें हैं जिसके साथ हम मॉनिटर कर सकते हैं। एक तो डिजिटल वेइंग स्केल हो गया कि आप लेट्स से कि मैं हूँ जो मुझे वो डिजिटल वेइंग स्केल वज़न करने वाली मशीन पे खड़ा किया जाए और उम्र के हिसाब से मेरा वेट उसमें चेक कर लिया जाए, तो वो भी आइडिया हो जाता है कि जी ग्रोथ ठीक है या नहीं। फिर एक होता है, आप उसको कहते हैं लेंथ बोर्ड, ठीक है जी, लेंथ एंड हाइट बोर्ड। अब लेंथ एंड हाइट बोर्ड में जो बड़े बच्चे होते हैं उनको दीवार के साथ या वो जो बोर्ड लगाया होता है उसके साथ आप
खड़े करते हैं तो उनकी हाइट चेक कर लेते हैं। और अगर छोटा बच्चा है तो उसको आप टेबल के ऊपर ही वो बोर्ड होता है, लेंथ बोर्ड, उसके ऊपर लेटाते हैं। वो भी आगे तरीका होगा, आप वो वेट और हाइट ले लेते हैं। अच्छा, वेट और हाइट लेके फिर एक जी स्कोर चार्ट होता है, वेट वाली जगह वेट और हाइट वाली जगह हाइट करके जब आप मिलाते हैं ना, तो उसमें जो स्कोर आता है उससे नीचे आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा ग्रोथ ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, फिर आ जाता है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, जो मैंने आपको डिस्कस किया था। ये हम देखते हैं, एक सेकंड, इसको हम वो पिक्चर्स दिखाऊं मैं आपको कि हम करते कैसे हैं जी। बहुत इजी है इसमें। अच्छा, ये है वो जो मॉक टेप जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखें ना, इसमें 3 कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड जो है ये सैम को वो करता है सीरियस एंड सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। जो येलो वाला है ये मॉडरेट है और ग्रीन वाला नो है। अब इस तरीके से हमने टिप ऑफ शोल्डर लोकेट करनी है पहले, देन टिप ऑफ एल्बो, फिर इसका मिड लेवल लोकेट करना है। बेशक आप उसी जो मुआक टेप है उसके साथ कर लें। मिड के ऊपर हमने निशान लगाना है और फिर उस जब पट्टी को बंद करेंगे तो उसके अंदर से जब गुजारेंगे तो ये एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह की ये देखें, ये बच्चे का बाजू है ना, तो ये बेसिकली उसके अंदर से जब क्रॉस करेंगे ना तो ये रेड 7 पे आया है। 7 इज़ सैम, सीवियरली एक्यूट मेल नरिश्ड। इसी तरह ये बच्चा जो है इसका 9 पॉइंट समथिंग है, ये भी रेड है। तो एक तो कलर कोड भी उसमें आपको आइडिया दे देता है। सेकेंडली ऑब्वियसली आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आइडिया भी हो जाएगा कि जी सैम कहाँ पे है, मैम कहाँ से कहाँ तक है। और 12.4 से ऑनवर्ड जो है वो ग्रीन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंशाल्लाह जब आप लोग अपने घर जो बच्चे होंगे उनके ऊपर भी करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू गेट टू नो कि ये कितनी बेहतरीन चीज़ है। और विद इन नो टाइम हम फील्ड के अंदर सैम और मैम बच्चों को निकाल सकते हैं मेल न्यूट्रिशन वाले। और ये बखूबी पता है कि हमने बच्चे का वज़न कैसे करना है। ओबियसली एक डिजिटल स्केल होते हैं, उसके ऊपर खड़ा करें तो वो ख़ुद से ही वज़न बता देते हैं। अब ये वो हाइट स्केल होता है, दीवार के साथ लगा होता है, इसके ऊपर आप बच्चा खड़ा करते हैं और ऊपर से एक प्लेट टाइप होती है, वो इसके सर के साथ टच करते हैं। तो आप कॉमनली ये देखें, इस तरह रीडिंग ले लेते हैं कि जी बच्चे की हाइट कितनी है। और अगर बच्चा छोटा हो तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटे बच्चे को क्या करना है। ये छोटा बच्चा है तो वो आपकी टेबल के ऊपर ही, अगर आपने हॉस्पिटल में देखा हो, या एक होता है लेंथ बोर्ड कहते हैं, हम उसको सुलाते हैं। इसी तरह ये 2 चीज़ें हम आपस में मिलाते हैं तो उसकी हाइट ले लेते हैं। अच्छा, इसमें है कि अब आपने मेल न्यूट्रिशन को कम कैसे करना है। पता तो चल गया कि जी पंजाब के अंदर इतने हैं, दुनिया में इतने हैं, ये वजह है। तो ख़त्म कैसे करना है आपने लोगों की हेल्थ एजुकेशन करनी है। हेल्थ एजुकेशन क्या है? ऑब्वियसली हमने बताना है कि भाई प्रॉपर डाइट लेनी है। प्रेगनेंसी में आपकी ये कैलोरीज़ हैं, ये आपने लेनी है। बच्चा पैदा हो गया तो माँ ने अपना दूध पिलाना है। 6 महीने हो गए हैं तो सप्लीमेंट्री फूड साथ ऐड ऑन कर देनी है। बैलेंस डाइट क्या है, माँ ने बैलेंस डाइट क्या लेनी है, आयरन फोलिक एसिड कब लेना है, और आयरन रिच फूड्स कौन सी होती हैं। अच्छा, इस एक पॉइंट के अंदर ना मेरा पर्सनल एक पॉइंट होगा कि फैमिली प्लानिंग भी बहुत बड़ा एक मेजर फैक्टर है मेल न्यूट्रिशन के लिए। लेट्स से कि अगर वो बर्थ स्पेसिंग जो है वो जो रिकमेंडेड 2 to 3 ईयर्स है वो नहीं है, हर साल बाद एक बच्चा आ रहा है, तो वो माँ ने जो 1000 डेज़ का कॉन्सेप्ट था, जो बच्चे को 2 साल तक एक अच्छी ग़िज़ा देनी थी, वो माँ का सारा ध्यान बढ़ जाता है 2 जगहों के ऊपर। तो वो दोनों जो है ना, वो जो जिस ग़िज़ाइयत के हकदार होते हैं ना, माँ अपने आप को वो दे सकती है ना बच्चों को दे सकती है। तो वो 3 जो इंसान हैं वो तीनों मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है, जो हिफाजती का जाते हैं उनके कोर्सेज़ करने हैं, मैथ स्क्रीनिंग करनी है कि हमारे पास वो जो मॉक टेप होगी, उस मॉक टेप से हमने कोशिश करना है कि हमने अपनी सारी पॉपुलेशन जो है उसको स्क्रीन करना है, उसको चेक करना है कि कौन सा नॉर्मल बच्चा है, कौन सा मैम बच्चा है, कौन सा सैम बच्चा है। सप्लीमेंट्री फीडिंग भी करनी है, काउंसलिंग, और हमारे पास इसके लिए बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम है। OTPs होते हैं जिसमें रूट ऑफ साशे और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएंगे बाद में। स्टेबलाइजेशन सेंटर्स होते हैं TH को DH को टर्शियर हॉस्पिटल्स में। मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं हमारे पास। स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। अच्छा, जो रूट ऑफ होता है रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, ये सॉर्ट ऑफ समझेंगे एक
इट लुक्स एक शॉपर के चॉकलेट का शॉपर टाइप होता है। और अगर किसी को सैम डायग्नोस हो गया है तो आपने पर डे जो है ये 2 साशे उस बच्चे ने लेने होते हैं, तो वो उसकी कैलोरीज भी पूरी हो जाती हैं और बेसिकली सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि फ्लेवर्ड होती है सम टाइम, तो बच्चे बड़े शौक से ले भी रहे होते हैं। इसी तरह MMS साशे होता है, मल्टी माइक्रो न्यूट्रिएंट साशे होता है, MNP, आयरन फोलिक एसिड एंड सो एंड ऑन, जिस चीज़ की भी आप वो डायग्नोस करते हैं तो उसके साथ उसकी ट्रीटमेंट भी एडवाइस करते हैं। अच्छा, सैम विद कॉम्प्लिकेशन हो, अगर एडीमा हो, पाँव सूजे सोजिश हो पाँव के ऊपर, या कोई और मसला हो जिसके लिए आपको लगे कि इसको रेफ़र होना चाहिए, तो डू रेफ़र दैम। वो फिर स्टेबलाइजेशन सेंटर्स में और हमारे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में उनकी ट्रीटमेंट होती है। CHI का क्या रोल है? ऑब्वियसली CHI को चाहिए कि वो अपनी जो मॉक टेप होती है उससे बच्चों को स्क्रीन किया जाए, प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, इन बच्चों को रेफ़र किया जाए, जो उनके केयर गिवर्स हैं चाहे उनकी नानी दादी हैं उनको भी एजुकेट किया जाए। न्यूट्रिशन डाइट्स के ऊपर जो बैलेंस डाइट का हमारा कॉन्सेप्ट था उसको ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, और सप्लीमेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आयरन फॉलिक एसिड दिए जाएँ, ताकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के बाद हम सैम और मैम की कमी में जो प्री टर्म या लो बर्थ वेट की वजह से हो रहा था उसको तो कम से कम हम अच्छे ANC के तौर पे ख़त्म कर सकें, और रिकवरी को भी ट्रैक करना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद हमारा है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इस पे हम दोबारा एक नई वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने बेसिकली ये देखना है कि जो बच्चा बढ़ रहा होता है, बच्चे की नशोनुमा है, तो वो किस मंथ के अंदर उसको क्या करना चाहिए, फिर उसके क्या रेड फ्लैग्स हैं कि बच्चा अगर नहीं वो कर रहा तो एज अ CHI, एज अ पेरेंट, एज अ केयर गिवर मेरा क्या रोल है, मैं कब डायग्नोस करूँगा। समटाइम्स आपने डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि ये 3 महीने से आप लोग किधर रह गए हैं जी, आपको पहले क्यों नहीं पता चला। ओबियसली लोगों को शायद वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लोगों को नहीं पता होता कि ये रेड फ्लैग था इस डिज़ीज़ के या इस चीज़ के बारे में। जब हमने ये पहली दफ़ा हमने एज्यूम किया तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो बीइंग ए CHI, बीइंग अ केयर गिवर, आप लोगों का जो भी मुआशरे के अंदर रोल है, जब हम लोगों को इस काबिल बना देंगे कि वो पिक कर लेंगे, उनको पता होगा कि ये रेड फ्लैग है, ये गलत चीज़ है, ये ठीक नहीं हो रहा, तो लोग अलर्ट हो जाएंगे। और जब अलर्ट हो जाएंगे ओबियसली वो एक क्लासिफाइड पेडियाट्रिशियन को, डॉक्टर को, अपने GP से कंसल्ट करेंगे, और हम बहुत हद तक जो डिज़ीज़ बर्डन है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, वो ख़त्म कर सकेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर आप एड्रेस कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि उनको भी एड्रेस किया जा सके, और बाकी लोगों को अगर कोई मिसकॉन्सेप्शन होती है, कोई क्वेरी होती है, तो उसको आंसर कर दिया जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।